स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन EMG में। ऑनलाइन EMG उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम पर आधारित ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहा है। आप हमारी कक्षाएं प्राप्त करने के लिए हमें YouTube चैनल ऑनलाइन EMG पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी सभी कक्षाएं ऑनलाइन EMG पर मौजूद हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर और अन्य किसी क्वेरी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा हमारी कक्षा 8 के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से पाठ 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो चलिए पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना किस किस तरीके से हुई, क्या क्या कार्य अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी राज को स्थापित करने के लिए किए। भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी फ्रांसीसी एवं अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए ही आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने भारत में अपने राज्य स्थापित कर लिया। इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए। तो किस किस तरीके से वो सफल हुए भारत में अंग्रेजी राज स्थापित करने में, तो बात करते हैं 18वीं शताब्दी से। जब 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की एक शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और प्रांतीय और क्षेत्रीय शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इन राज्यों में बंगाल, बिहार, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण इन पर नाम मात्र का रह गया। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। इन दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए कि वे अपने देश के शासन में भी हस्तक्षेप करने लगे। यह बात प्रचलित भी है कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे। तो इंग्लैंड की कंपनी, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था, भारत में व्यापार करने के लिए आई और उसने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश से ये आशय है कि जैसे इंग्लैंड ने भारत को उपनिवेश बनाया तो इंग्लैंड के व्यापारी भारत के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हितों में करते थे, जिससे कि इंग्लैंड और इंग्लैंड के व्यापारी तो उन्नति करते चले गए, लेकिन भारत जो कि उनका उपनिवेश था अवनति की ओर जाने लगा। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी तो वहां पर बहुत सारे कारखाने शुरू हो गए। अंग्रेज भारत से कच्चे माल ले जाते और अपने वहां इंग्लैंड में अपनी मिलों से, अपने कारखानों से उस कच्चे माल का सामान बनाकर भारत में ही ऊंचे दाम पर बेचते थे। इसी तरह वो भारत में कई तरीके की फसलें उगवाते, कृषि करवाते थे, जिनमें नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय आदि कई चीजें थी, और उन्हें अपने देश ले जाकर वहां लगे कारखानों से उनका सामान बनाकर फिर से उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते थे। अब जब अंग्रेज यहां से बहुत सारी चीजें खरीदते और ले जाते तो इसके लिए उन्हें कुछ साधनों की आवश्यकता थी। जैसे उन्हें रेल की आवश्यकता थी, सड़कों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्हें लोहा चाहिए था, कोयला चाहिए था, खनिज चाहिए था। तो यह सब करने के लिए उन्हें बहुत सारे आदमियों की आवश्यकता पड़ती थी, कार्य करने की आवश्यकता पड़ती थी। तो इस तरह से इन लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए अंग्रेजों ने जगह जगह अपने अधिकारी रखने शुरू कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, काफी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर
अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। उन्होंने व्यापार की यह सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही। एक कंपनी इस कोशिश में रहती कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दे। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिक बुलाने लगी। इसका आशय है कि भारत में दोनों कंपनियां, एक जो कि इंग्लैंड की थी और दूसरी जो कि फ्रांस की थी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान रहा। जो फ्रांस की कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व डुप्ले ने किया था। भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते। इनमें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते थे। इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में नहीं चकते थे। तो विदेशी कंपनियां क्या करती थी कि जब हमारे देश के राजा आपस में लड़ते थे तो वो इन विदेशी कंपनियों से सहायता मांगते थे। विदेशी कंपनियां जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भारत के राजाओं को उनके दूसरे शत्रुओं से लड़ने में सहायता करती थी, लेकिन उस सहायता के बदले इनसे बहुत सारी चीजें लेती थी। राजा भी कंपनी की सहायता के बदले उन्हें बहुत सारा धन देते थे। यह धन लेकर वे कंपनियां व्यापार में लगाती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि कंपनी राजा से उसके राज्य के क्षेत्र का कुछ हिस्सा भेंट में ले लेती थी, जहां से वे लगान तक वसूल करते थे। लगान से मिले धन से व्यापार करते थे। इस धन से कंपनी अपनी सेना का खर्च चलाती थी। भारत में जमीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियों की किलेबंदी भी की और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित रह गए। अब होता क्या है कि जो भारत के राजा और नवाब थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत को देखकर उन्हें भी खतरा महसूस होने लगा। लेकिन वो इतने ताकतवर नहीं थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अकेले मुकाबला कर सके। इसलिए धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी को अपनी तरफ मिला लिया और जो नहीं मिले उनके साथ युद्ध किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना राज स्थापित करने में कामयाब हो गई। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राज्य के राजाओं से फायदा उठाना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजाओं से किस तरीके से फायदा उठाती थी? कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते और टैक्स नहीं चुकाते थे। इससे कंपनी धनवान हो रही थी और उनके कर्मचारी अफसर भी धनवान हो रहे थे। कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, वे भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर कर देने से बच जाते थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कारीगरों से बहुत कम कीमत पर माल खरीदती और माल तैयार करवाती और फिर उसे ऊंचे दामों में बेच देती थी, जिससे कि कारीगरों की स्थिति तो खराब हो गई, लेकिन कंपनी महंगे दाम पर अपना माल बेचकर धनवान होती गई। कंपनी को बहुत से इलाके भेंट में मिले थे। कंपनी उन इलाकों में किसानों से बहुत ज्यादा लगान वसूल करने की कोशिश में रहती थी। जब कोई राजा अपने राज्य के किसानों की बातों को सुनकर इस तथ्य का विरोध करते तो कंपनी उस राजा को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बना देती थी जो कि कंपनी के तौर तरीकों पर रोक नहीं लगाता था। अब हम बात करते हैं पलासी के युद्ध की। पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दो युद्ध कंपनी और भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पलासी के युद्ध ने जहां अंग्रेजों को भारत में पैर पसारने के लिए जगह दी थी, वहीं बक्सर के युद्ध ने उन्हें भारत में एक मजबूती प्रदान की थी। तो चलिए बात करते हैं और पढ़ते हैं पलासी के युद्ध के बारे में। तो बच्चों, यहाँ से हम पढ़ेंगे पलासी के युद्ध के बारे में। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सत्ता संभालते ही उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था। अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आरंभ कर दिया। इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। साथ ही कोलकाता स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगी थी। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली, तब उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजों ने नवाब के आदेश की अवहेलना की। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ कोलकाता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब इस घटना का समाचार चेन्नई पहुंचा, तब क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता पहुंचा। कोलकाता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। नवाब तथा अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि हुई, जो कि 9 फरवरी 1757 को हुई। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार मिल गया। किंतु क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अतः क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीर जाफर शव बंगाल का नवाब बनना चाहता था। वह विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला। अंग्रेजों ने मीर जाफर का बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफर ने अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन किया। और यही इतिहास में हुआ भी कि जब क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, तो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिला हुआ था और मीर जाफर के धोखे की वजह से सिराजुद्दौला हार गया और सिराजुद्दौला के हारने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। यह पलासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में हुआ था, पलासी के मैदान में, इसलिए इसे पलासी का युद्ध कहा जाता है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मीर जाफर को धोखा देने के पुरस्कार के रूप में अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर बहुत महत्वाकांक्षी तो था,
किंतु वह स्वतंत्र शासन नहीं कर पाया। अंग्रेजों ने मात्र उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और उसे अपनी एक आय का साधन बना लिया। इसके फलस्वरूप जब मीर जाफर के शासन में किसानों, दस्तकारों, कारीगरों में एक असंतोष व्याप्त हो गया, तो मीर जाफर अंग्रेजों से छुटकारा पाने की सोचने लगा। तो अंग्रेजों ने 1760 में मीर जाफर को गद्दी से उतारकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनने के बदले अंग्रेजों को बंगाल के वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जैसे जिले, जो कि कर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, अंग्रेजों को देने पड़े। मीर कासिम भी एक बहुत योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था। उसने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी सेना में यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। उसने अंग्रेजों के कुछ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास भी किया। वह अंग्रेजों की नीयत को अच्छी तरह समझता था, इसलिए वह अंग्रेजों से बहुत अधिक सावधान भी रहता था। इसी सावधानी की वजह से मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थापित कर दी। उसने अपनी राजधानी की किलेबंदी भी कराई, लेकिन अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई और अंग्रेजों ने फिर से मीर कासिम को नवाब पद से हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय कर लिया। मीर कासिम को यह बहुत बुरा लगा और उसने अपने आस पड़ोस के राजाओं से सहायता ली और सहायता लेकर अंग्रेजों से फिर से युद्ध करने की सोची। तो जब मीर कासिम ने अवध में शरण ली तो वहां अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम। इन तीनों ने आपस में एक संधि कर ली। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम ये तीनों एक तरफ हो गए और दूसरी तरफ लॉर्ड क्लाइव। तो इन तीनों की संयुक्त सेनाओं में 1764 में बक्सर में एक युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बक्सर के इस युद्ध में ये तीनों संयुक्त सेनाएं हार गई और अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों की जीत से शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम की शक्तियां छिन्न भिन्न हो गई और अवध भी अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया था, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 2 संधियां की, जिन्हें इतिहास में इलाहाबाद की संधियों के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, अगर मैं सारा पाठ इसी तरीके से पढ़ूं तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं मेन चीज़ें आपसे बता रहा हूँ। तो ये इलाहाबाद की जो 2 संधि हुई थी, इन इलाहाबाद की संधि के बारे में जब आप किताब से पाठ पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर जहाँ मैं मार्क करूँगा आप यहाँ पर इसे पढ़ेंगे इलाहाबाद की संधि के बारे में। इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 16 अगस्त 1765 को अंग्रेजों के साथ हुई थी, उसके बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। फिर अंग्रेज जो भारत में जब व्यापार करते थे तो उनके लिए महत्वपूर्ण ये होता था कि वो जब अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं तो उनका खर्च कम से कम आए, जिससे कि उन्हें टैक्स में छूट भी मिले। दूसरा, वे सोचते थे कि अपना सामान
हम सस्ते में खरीदे और अपना माल महंगे में बेचे। हर आदमी बिजनेस करते हुए यही सोचता है, यही अंग्रेजों की नीति रही थी। इसी तरह धीरे धीरे अंग्रेजों ने पट्टे प्राप्त कर लिए भारत में, वो प्रशासन चलाने लगे, सिक्के ढालने लगे, बहुत सारे कार्य उनके लिए जो अंग्रेज के व्यापार के लिए भारत में महत्वपूर्ण थे उन्होंने करने शुरू कर दिए। लेकिन ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ विभिन्न हथकंडों का इस्तेमाल करती थी। जब अंग्रेज भारत के राजाओं नवाबों को हटाकर धीरे धीरे खुद शासन चलाने लगे, समय समय पर नीति में बदलाव, शर्तों को तोड़ना, भारत के राजाओं पर आक्रमण करना, उनके राजनीतिक क्षेत्र में दखलंदाजी करना, फूट डालना, यही तरीके अंग्रेज निर्लजतापूर्वक करते रहे। अंत में स्थिति ये आई कि पूरे भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। तो चलिए आज के पार्ट में बस हम इतना ही। अब हम इस पार्ट 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रश्न उत्तर करते हैं, जो कि आपके अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं। तो आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा उन चीज़ों को। ये यहाँ पे हम आ गए हैं पार्ट में, ये हमारे अभ्यास प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, किसने किया था? क्लाइव ने। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब। फिर प्रश्न नंबर 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके 2 प्रश्न यहाँ पे हैं, 1, 2। फिर आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। फिर हमारा आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों को लिखते हैं। ये आपको PDF फाइल में मिलेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको करके दिखाऊंगा, पढ़ के दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये लीजिए, ये आ गया आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न अब हम यहाँ से करते हैं कि ये कॉपी में नोट करने का कार्य होता है, अभ्यास प्रश्न। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। आपको बताना है कि प्लासी के युद्ध में किसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो वो किया था क्लाइव ने। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब, हमने अभी बताया था कि मीर कासिम ने, बंगाल का जो कि मीर कासिम था, और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित की थी। तो हमारा दूसरे का ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन गैस है। फिर अगला प्रश्न आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? तो यहाँ हमने इसका उत्तर लिखा हुआ है, ये देखिए ये उत्तर लिखा है। इसका उत्तर यहाँ से लिखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। ये इसका उत्तर हो गया। फिर प्रश्न नंबर 2 उसका हम अति लघु का लिखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी? कहाँ लगाती थी? तो इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बागान भारत में लगाती थी। यहाँ से आप लोग इसका उत्तर नोट कर लेंगे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 1 में, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यहाँ से उत्तर लिखते हैं, प्लासी का युद्ध सन 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व क्लाइव की सेनाओं के बीच हुआ था। फिर इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरे में लिखा है प्रश्न 2, बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। तो बक्सर के युद्ध के महत्व के बारे में हमने यहाँ इस पेज पर उत्तर लिखा है कि बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है, जहाँ प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। देखिए बच्चों, मुझे कुछ पता चला था कि कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि साउंड की समस्या है, आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देती है लॉकडाउन की वजह से, और मैं ज़्यादा साधन नहीं जुटा सकता, तो जितने साधन अवेलेबल हैं उन्हीं की वजह से
कर रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को साउंड की थोड़ी कोई समस्या होती है तो प्लीज़ आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल करें क्लास को देखते हुए, तो आपको साउंड बिल्कुल सही आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 4। अगला हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। प्रश्न ये था हमारा यहाँ पे प्रश्न, अंग्रेजों ने व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों के लिए व्यापार में, तो यहाँ से उत्तर लिखना हम शुरू करते हैं कि अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत में निम्नलिखित चीज़ें महत्वपूर्ण थी। ये आप इसे नंबर 1 मान लेंगे। नंबर 1 यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो। फिर नंबर 2 यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, नंबर 2 डाल देंगे हम यहाँ पे, व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि। फिर यहाँ से इसका 3 नंबर हम शुरू कर देते हैं। ये एक ही प्रश्न के 3 पॉइंट हैं। बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति अक्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना। इसके बदले अक्षेत्रीय राज्यों को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण थी अंग्रेजों के लिए। तो इस तरह से ये हमारा आज का पाठ, कक्षा 8 का पाठ 2, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, लगभग समाप्त हो जाता है। तो आप लोगों को इस क्लास की PDF भी बहुत जल्द ही मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे फिर से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम पर आधारित हमारी ऑनलाइन कक्षाएं प्राप्त करने के लिए आप हमें हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन EMG पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बच्चों से यही गुजारिश है कि आप पाठ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें अपनी बुक से। अगर किसी के जिनके पास बुक नहीं है तो यह जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो ये पाठ हमने आपको दिखाया है, ये सब आपको PDF फॉर्म में जब मिलेगा तो पूरा पाठ आपको मिल जाएगा। आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं और इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हुए सिर्फ एक सुझाव के साथ कि कोविड-19 की वजह से सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का पालन करते रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार।